नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम रखने वाले भावी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आज का हमारा पूरा फोकस बिहार सीईटी बीएड 2026 की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिकोड करने पर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के उस भारी भरकम आधिकारिक प्रोस्पेक्टस को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? इसलिए आज हम उस पूरी जानकारी को एक बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट चेकलिस्ट में बदलने वाले हैं। इस विश्लेषण के अंत तक एक सफल और बिना किसी स्ट्रेस वाले एप्लीकेशन के लिए हर जरूरी डिटेल हमारे पास होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सोर्स की बात कर लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय यानी BARBU द्वारा जारी CTET BEd 2026 का जो आधिकारिक प्रोस्पेक्टस है वो कोई साधारण डॉक्यूमेंट नहीं है। असल में ये वो रूल बुक है जो इस साल पूरे बिहार में 2 वर्षीय BEd प्रोग्राम्स के एडमिशन को कंट्रोल करती है। हमारी आज की चर्चा का पूरा आधार यही डॉक्यूमेंट है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो भी जानकारी यहाँ शेयर की जा रही है वो 100% सटीक और वेरीफाइड है। तो आज के इस विश्लेषण का हमारा रोडमैप क्या होने वाला है? हम शुरुआत करेंगे 2026 प्रवेश परीक्षा को समझने से। इसके बाद हम उन बेहद महत्वपूर्ण तिथियों पर नजर डालेंगे जिन्हें मिस करने का कोई स्कोप ही नहीं है। फिर बात होगी एलिजिबिलिटी की, एप्लीकेशन फीस के स्ट्रक्चर की, और अंत में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। हर छोटे बड़े सवाल का जवाब लॉजिक के साथ मिलेगा। आइए सीधा अपने पहले सेक्शन पर चलते हैं। 2026 प्रवेश परीक्षा। इस राज्यव्यापी परीक्षा का असली महत्व क्या है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस एग्जाम का दायरा काफी बड़ा है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसे हम CET भी कहते हैं, राज्य भर के सभी विश्वविद्यालयों में चलने वाले रेगुलर 2 वर्षीय बीएड और जो विशिष्ट शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम्स है, उन दोनों के लिए एडमिशन का इकलौता रास्ता है। एक और बहुत ही सख्त ऑफिशियल नियम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ये कि अगर इस परीक्षा से जुड़ा कोई भी कानूनी विवाद होता है तो वो केवल पटना उच्च न्यायालय के विशेष अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। ये नियम इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाता है। चलिए अब दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां। किसी भी परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी होता है, और यहां भी कुछ ऐसा ही है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। 27 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है और जो स्टैंडर्ड डेडलाइन है वो 18 मई को खत्म हो रही है। यही वो परफेक्ट टाइम विंडो है जिसके भीतर फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, ताकि बाद में कोई पैनिक न हो। इसके बाद 7 जून रविवार को मेन एग्जाम का दिन है और 19 जून को रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। सच कहा जाए तो ये एक बहुत ही फास्ट और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। वैसे कुछ बैकअप डेट्स भी दी गई हैं, लेकिन यहाँ एक कैच है। अगर किसी वजह से 18 मई की डेडलाइन मिस हो जाती है तो 19 से 21 मई तक अप्लाई करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन 500 रुपए का लेट फाइन भरना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि समय पर फॉर्म भर दिया जाए। इसके अलावा 22 और 23 मई को फॉर्म में करेक्शन के लिए एक छोटी सी विंडो खुलेगी। और फाइनली जिस चीज का सबको इंतजार रहता है, एडमिट कार्ड्स, वो 1 जून से डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। डेट्स को अच्छे से समझ लेने के बाद अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, पात्रता मानदंड या एलिजिबिलिटी। फॉर्म भरने से पहले ये चेक करना सबसे जरूरी काम है। एलिजिबिलिटी के रूल्स और कट ऑफ परसेंटेज को समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन आइए इसे आसान बनाते हैं। अगर हम रेगुलर BA ट्रैक की बात करें तो साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में बैचलर या मास्टर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। लेकिन अगर बैकग्राउंड इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का है, जिसमें साइंस और मैथ्स की स्पेशलाइजेशन है, तो ये रिक्वायरमेंट बढ़कर 55% हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा शास्त्र प्रोग्राम के लिए, जो पूरी तरह संस्कृत पर फोकस्ड है, उसके लिए मेन सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत के साथ बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स और साथ ही संस्कृत या आचार्य में मास्टर डिग्री का होना जरूरी है। ये डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद अब चौथे सेक्शन की बारी है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जिसे ऑफिशियल गाइडलाइंस के हिसाब से अलग अलग टियर्स में बांटा गया है। तो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये 1000 रुपये है। EWS, BC, EBC कैटेगरी के साथ साथ सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये अमाउंट 750 रुपये तय किया गया है। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है। एक बात का ध्यान रखना है कि ये पूरा पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट किया जाएगा, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग। अब यहाँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है, भुगतान किया गया शुल्क
वापस नहीं किया जाएगा। ये एक ऐसा ऑफिशियल रूल है जिसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि फाइनल पेमेंट बटन दबाने से पहले फॉर्म में भरी गई एक-एक डिटेल, एक-एक स्पेलिंग और हर अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को 2 से 3 बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी काफी महंगी पड़ सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे एक्शन ओरिएंटेड सेक्शन पर, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। पोर्टल पर सही तरीके से फॉर्म कैसे सबमिट करना है, आइए इसे डीकोड करते हैं। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को सिर्फ 4 जरूरी स्टेप्स में समेटा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है एक वैलिड ईमेल आईडी और 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना। इन पर एक ओटीपी आएगा जिससे वेरिफिकेशन होगा। और हाँ, यहाँ जो ईमेल आईडी इस्तेमाल की जाएगी वही आगे चलकर परमानेंट लॉगिन आईडी बनेगी, तो इसे सोच समझकर ही दर्ज करें। इसके बाद सेकंड स्टेप में पर्सनल डिटेल्स भरनी है, थर्ड स्टेप में जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में फीस का पेमेंट करना है। बस इतना ही। अब एक सवाल जो शायद हर कैंडिडेट के दिमाग में आ रहा होगा, एक बिल्कुल फ्लॉलेस या बिना किसी गलती वाले एप्लीकेशन के लिए आखिर किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर पोर्टल खोलने से पहले ही एक सही चेकलिस्ट मिल जाए तो काम कितना आसान हो जाएगा, है ना? तो ये रही वो चेकलिस्ट जिसे पहले से रेडी रखना है। सबसे पहले एक हाल ही में खींची गई कलर्ड फोटो और सिग्नेचर। इनका साइज 35 बाय 45 mm और फाइल साइज 100 KB से कम होना चाहिए और फॉर्मेट सिर्फ JPG ही चलेगा। इसके अलावा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी मार्कशीट्स की स्कैन कॉपीज JPG फॉर्मेट में तैयार होनी चाहिए। आईडी प्रूफ के लिए आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर किसी रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो बिहार का डोमिसाइल या दिव्यांग सर्टिफिकेट भी तैयार रखना होगा। अगर ये सारी फाइल्स पहले से सही साइज में सेव्ड रहेंगी तो फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। यहाँ एक और बहुत बड़े पिटफॉल या गलती से बचने की जरूरत है। फॉर्म भरते वक्त जेंडर, डोमिसाइल और कैटेगरी, ये 3 चीजें बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करनी है, क्योंकि एक बार पेमेंट हो गया तो इनमें किसी भी तरह का बदलाव करना मुमकिन नहीं होगा। इसके साथ ही यह नियम भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जो कैंडिडेट्स बिहार के स्थायी निवासी नहीं हैं, उन्हें रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा और उन्हें स्ट्रिक्टली अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। तो अब जब डेडलाइन सामने है और सारे नियम बिल्कुल तय हो चुके हैं, तो क्या वो एप्लीकेशन बिना किसी गलती के सबमिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है? सारे रूल्स, डेट्स और डॉक्यूमेंट्स की पूरी क्लैरिटी के साथ अब बस एक्शन लेने का समय है। जाने से पहले एक छोटी सी टिप, फॉर्म सबमिट करने के बाद भरे हुए फॉर्म और रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। इसे यूनिवर्सिटी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने रेफरेंस के लिए रखना है। इस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।